यहाँ पे एक हमने साइट खोल रखी है themacbrown.com। ये साइट होस्ट हुई हुई है AWS के साथ फ्री। vue.js के अंदर ये वेबसाइट बनी हुई है। उसके बैक एंड पे हमारे पास पोस्टर्स का डेटाबेस भी सेव हुआ है, और API जो है वो .NET कोर की हमारे पास यहाँ पे बैक एंड पे काम कर रही है। आप इसको ब्राउज़ करके देख सकते हैं, और ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है। इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट के साथ इसको सिक्योर भी किया गया हुआ है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने AWS के यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे कि क्लाउड फ्रंट वगैरह को, तो उनकी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। क्या आपको भी अपनी एप्लीकेशन होस्ट करनी है, और वो भी 100% फ्री? अगर ऐसा ही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में एक एप्लीकेशन जो कि जिसका फ्रंट एंड Vue.js में बना है और बैक एंड .NET में बना है, उसको 100% फ्री ऑफ कास्ट होस्ट भी करते हैं AWS के ऊपर, और फिर उसको सिक्योर भी करते हैं HTTPS सर्टिफिकेट्स के साथ। डेटाबेस भी यूज़ करेंगे डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए। सारा कुछ मौजूद है। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। हमारा इसमें जी ऐसा है कि हमारे पास एक फ्रंट एंड की ऐप है और साथ में एक बैक एंड की ऐप है। बैक एंड की एप्लीकेशन मौजूद है। हमने फ्रंट एंड की और बैक एंड की एप्लीकेशन को होस्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्रंट एंड की जो ऐप है वो हमारे पास बनी हुई है Vue.js में, और जो बैक एंड की एप्लीकेशन है वो बनी हुई है .NET 9 में। तो वैसे तो पैसे हों पास, और अगर सर्वर आपके पास मौजूद है फिर तो बड़ा इजी है, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह बहुत आसान हो जाते हैं काम। लेकिन जब आप फ्री ऑफ कास्ट काम करना चाहते हैं तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं आपको। जैसे कि अगर यहाँ पे आपने होस्टिंग करनी हो तो आप क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले लें एक इंस्टेंस और उसके ऊपर चीज़ें डिप्लॉय कर दें, तो वो ईजी है। लेकिन फ्री ऑफ कास्ट में मसला है। तो अभी हम इसके लिए एक वर्क अराउंड करेंगे, यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो काम चल सकता है हमारा, हम डिप्लॉय कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम ये करेंगे, एक AWS के ऊपर फ्री अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट आपको फ्री मिल जाता है। इसमें आपके पास क्रेडिट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, 750 घंटे मौजूद होते हैं बैक एंड सर्वर के, और S3 बकेट वगैरह भी मौजूद होती है। फिर इसके ऊपर हमने एक S3 बकेट जो है वो बनानी है। अब S3 बकेट बनाने के बाद उसका आपके पास एक URL आ जाएगा। अब वहाँ पे आपने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को इनेबल करना है। जैसे ही आप स्टैटिक वेबसाइट को इनेबल करते हैं आपके पास एक URL आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक पब्लिक URL होगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। अब आपने इस तरह से करना है कि आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। ये इंस्टेंस जो है वो आपने अपने पास क्रिएट कर लेना है। अब इंस्टेंस जब क्रिएट हुआ तो आप उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं किसी भी उसको टूल को यूज़ करके। टूल पुट्टी हो सकता है आपके पास। पुट्टी से लॉगिन करने के लिए आपको ना ये जो इंस्टेंस होता है आपके पास, इससे जो इसकी क्रिएशन के दरमियान में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपने उस सर्टिफिकेट को यूज़ करना होता है, और सर्टिफिकेट को यूज़ करके आप उसके साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं। कनेक्शन जब बन जाए तो वहाँ पे आपने कुछ टूल्स इंस्टॉल करने होते हैं। टूल्स आपके पास डॉकर का कंटेनर होगा, टूल .NET की एक रन टाइम हो सकता है, और कुछ बाकी चीज़ हो सकते हैं। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जो लिनक्स के उस वर्जन में बड़ा हेल्पफुल है, जहाँ पे आप उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने डॉकर के जो भी कंटेनर्स हैं, ठीक है, इमेज है, उनको बिल्ड करना है ताकि वो कंटेनर की सूरत में अवेलेबल हो। अब आपके पास पोर्ट ओपनिंग होती है, आप अपने जो सर्वर है उसकी पोर्ट्स को ओपन कर देते हैं ताकि आप किसी ट्रैफिक को लिसन कर सकें। ट्रैफिक की लिसन, अच्छा, इंस्टेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने वो कर दिया फॉर कनेक्शन। फॉर कनेक्शन आ जाता है तो इंस्टॉल हम इसके ऊपर बेसिक जो आपकी भी जो भी टूल्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक
जो डॉकर .NET फ्रेमवर्क है और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाती हैं। फिर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे बिल्ड करना है और अपने कंटेनर जो हैं उनको चला लेना है। अब आपने पोर्ट एक्सपोज करनी है, ठीक है, एटलीस्ट आप 80 पोर्ट को एक्सपोज कर दें। अब बाहर से ट्रैफिक आ गई। अब आपके पास फ्रंट एंड जो है वो Vue.js का वो S3 बकेट में ये बैक एंड मौजूद है। तो अब आप इस तरह से कर सकते हैं कि इनका कनेक्शन बना सकते हैं, फ्रंट एंड को बता सकते हैं कि आपने API की रिक्वेस्ट बैक एंड पे यहाँ पे करनी है और डेटा गेट कर लें आप, ठीक है, यहाँ पे काम चल जाएगा। अब आपने सिक्योरिटी के कंसर्न्स देखने हैं। आपके पास HTTP पे तो ट्रैफिक है, ठीक है, लेकिन HTTP से आपने HTTPS पे मूव करना है, यानी SSL सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की तारीख में जो ई-कॉमर्स वगैरह की साइट है वो HTTPS पे नहीं लाजमी है, वरना SEO के अलावा भी बहुत सारे और भी मसाइल हैं, ठीक है, लोग ट्रस्ट भी नहीं करते और भी मसाइल हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट मैनेजर होता है AWS का, उस सर्टिफिकेट मैनेजर में से आपको उसको यूज़ करते हुए एक रिक्वेस्ट करनी है कि पब्लिक सर्टिफिकेट की। पब्लिक सर्टिफिकेट आपने बना लेना है, DNS उसका आपने वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो क्लाउड फ्रंट एंड है, ठीक है, क्लाउड फ्रंट उसको बोलते हैं, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये होगी आपके डोमेन के लिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपने डोमेन लिया अपना, जिसके लिए आपने सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, वो बनाया था उसके लिए। अब ये HTTP की ट्रैफिक को HTTPS पे रीडायरेक्ट कर देगा और आपके पास आप जो आपका फ्रंट एंड है वो चलना शुरू कर देगा HTTPS के ऊपर। फिर अगेन आपने एक और क्लाउड की फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन एक और बनानी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये होगी API के .domain.com के लिए, ताकि आपका जो डोमेन है, ठीक है, जो API है वो भी चलना शुरू हो जाए। ये है ओवरऑल सारे का सारा काम जो कि हमने करना है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे है कि मैंने बहुत सारा काम इसमें किया हुआ है ऑलरेडी। मेरी S3 बकेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने S3 बकेट के अंदर क्या किया है कि मेरे जो प्रोजेक्ट था मैंने उसको लाके यहाँ पे होस्ट किया है। ये प्रोजेक्ट होस्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं तो यहाँ पे स्टैटिक आपके पास कंटेंट्स हैं, स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग करने के। आपने इसको एडिट करके इनेबल करना होता है। इनेबल जैसे ही करते हैं आपके पास एक URL आ जाती है। इस URL को अगर आप ओपन करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मेरी वेबसाइट इसके ऊपर ओपन होना शुरू हो गई है। ये थी S3 बकेट। S3 बकेट के लिए हमने क्लाउड फ्रंट पे जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ठीक है, वो ये। लेकिन इससे पहले सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट मैनेजर, इसमें मैंने 2 सर्टिफिकेट्स बनाए हैं और सर्टिफिकेट्स के कमाल की बात है। अच्छा, चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट मैनेजर आ जाता है और इसमें एक पेज है। हर मैंने सर्टिफिकेट बनाए वो तभी चल रहे हैं, तो वो यहाँ से शायद एक्सपोर्ट हो गए। मैंने बनाया था तो 2 सर्टिफिकेट बनाए थे, ठीक है,
اور سرٹیفکیٹ میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو ریجن ہے جو یہاں سے آپ نے چوز کیا ہوا ہے یہ یو ایس ایسٹ 1 ہو، ورنہ سرٹیفکیٹ جب آپ بنانے جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس اپیئر نہیں ہوں گے. جیسے کہ میں اگر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں سرٹیفکیٹ کی تو ریکویسٹ پبلک سرٹیفکیٹ ہے، میں یہاں پہ اپنا کوئی بھی ڈومین نیم دے دیتا ہوں ٹھیک ہے. اور ڈومین نیم دینے کے بعد میرے پاس اس کی فردر جو ہے جو اچھا یہ تو ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ کے لیے مجھے نا ڈی این ایس ویلیڈیشن کرنی پڑتی ہے. ڈی این ایس ویلیڈیشن کرتا ہوں ٹھیک ہے ریکویسٹ کی، تو یہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. ویلیڈیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بکٹس وغیرہ ہیں. تو سرٹیفکیٹ میں آپ نا بیسک ڈومین اور اسٹیرک ڈاٹ ڈومین ڈاٹ کام بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس کل کو وائلڈ کارڈ یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پی آئی ڈاٹ آپ کے ڈومین ڈاٹ کام ہو تو کام چل جائے آپ کا. تو یہاں پہ دوبارہ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں. سرٹیفکیٹ میں نے 2 بنائے تھے. تو اچھا سرٹیفکیٹ میں جو ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے پہلے آپ نے ریجن یہ والا چوز کرنا ہے، پھر سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اور پھر سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد جب آپ کلاؤڈ کے فرنٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے تو جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ کریٹ کریں گے ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے تو اس میں تب وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ادھر نیچے نظر آئے گا، ورنہ سرٹیفکیٹ نے آپ کو نظر آنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا یہاں پہ، ورنہ سرٹیفکیٹ نے اپیئر ہی نہیں ہونا یہاں پہ. تو ایسا ہے کہ یہاں سے نا ڈسٹریبیوشن بن جاتی ہے. آپ اپنا بکٹ کو چوز کر لیتے ہیں، کوئی بھی بکٹ چوز کی، پھر آپ نے جو مین اس میں سیٹنگز ہیں وہ یہی ہیں. بکٹ چوز کر لیا آپ نے، ساتھ میں یہ باقی سیٹنگز یہ خود اٹھا لیتا ہے. پھر آپ نے یہاں سے ریڈائریکشن کرنی ہے کہ ریڈائریکٹ ایچ ٹی ٹی پی ٹو ایچ ٹی ٹی پی ایس، یہ اس کا ایک ضروری پارٹ ہے. اور پھر اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ اس کو ڈسیبل بے شک کر لیں ورنہ پیسے مانگتی ہے ویب کو ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس جو یہ الٹرنیٹ ڈومین نیم ہے نا، یہاں پہ آپ نے اپنا ڈومین ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ میرے پاس تو S3 بکٹ ہے جس کا ایک اپنا یو آر ایل ہے، تو میں یہاں پہ اپنا جو ڈومین ہے ٹھیک ہے میک براؤن کے نام سے اس کو میں نے ڈالا ٹھیک ہے ایڈ کیا، تو تبھی اس کے بعد ہی یہ اویلیبل ہوا آگے. کیونکہ پھر بعد میں ہم نے اپنے ڈی این ایس پہ جا کے انٹری کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے. ڈی این ایس میں ہم ایک انٹری کرتے ہیں، اور وہ انٹری کیا کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک جو کلاؤڈ کا فرنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈائریکشن کرتی ہے. کینونیکل نیم یا آپ ایلیاس یوز کرتے ہیں، ایلیاس روٹ کے لیے ہوتا ہے. روٹ کا جو ڈومین ہو @ جہاں پہ شروع میں آپ ہوسٹ میں ڈالتے ہیں اس میں آپ کو ریڈائریکشن ایلیاس کے تھرو کرنی پڑتی ہے، اور وہ سیدھی آپ کے پاس یہ جو کلاؤڈ کا فرنٹ اینڈ بنتا ہے ڈسٹریبیوشن اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے پاس یہ ہے ایک ڈسٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں اس میں آلریڈی جو بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. تو بیسکلی ایک یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے میری وہ یہاں پہ آ رہی ہے. یہ ایک ڈسٹریبیوشن نیم آپ کو مل جاتا ہے ڈومین نیم، اور ساری ریڈائریکشن جو ہے اس پہ آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. میرا سرٹیفکیٹ ایڈڈ ہے اس لیے آ گیا. اور اس میں نا آپ نے یہ ڈیفالٹ جو ہے آپ نے index.html روٹ آبجیکٹ ڈالنا ہوتا ہے. ویو کے کیس میں بھی یہی آئے گا، اور باقی بھی جو آپ کی سنگل پیج اپلیکیشن ہے موسٹلی کیا ساری اسی پہ چلتی ہیں. تو باقی اس میں اگر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہو ٹھیک ہے تو / کر کے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ اسٹیرک ڈالتے ہیں ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کی پاس کریٹ اینڈ ویلیڈیشن میں کرتا ہوں / اسٹیرک کے ساتھ یوں، تو جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارے کا سارا انویلیڈیٹ ہو جائے گا، ورنہ یہ ڈسٹریبیوشن اپنے پاس ڈیٹا کو کیشے کر کے رکھتی ہے. تو یہ 2 ڈسٹریبیوشن بھی بن گئی. اس میں مین پارٹ جو ایک وہ تھا سرٹیفکیٹ میں وہ یہ تھا اوریجن والا. یہاں پہ مین پارٹ یہ تھا کہ وہ آپ اوریجن کریں گے تو تبھی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے تو سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آئے گا. اور کلیکشن میں ایسی کوئی خاص چیز اور نہیں ہے. HTTP ٹو HTTP ریڈائریکشن ہی ہے جو آپ کے پاس لگی ہوئی ہے جو ریڈائریکشن کر رہی ہے. اور اگر EC2 انسٹنس کی بات کی جائے تو میرے پاس میرا ایک انسٹنس موجود ہے. اس انسٹنس کے اوپر میرے پاس جو اس کا جو کنیکشن ہے ٹھیک ہے. اچھا میں نے جب وہ انسٹنس بنایا تو اس وقت مجھے اس نے
एक सर्टिफिकेट दिया कि आप एक सर्टिफिकेट ले लें। सर्टिफिकेट मैंने लाया, पुटी को मैंने यूज़ किया और पुटी का कनेक्शन यूज़ करते हुए और इस जो मेरा इंस्टेंस है पार्टिकुलरली, ठीक है, ये वाला एक पार्टिकुलर इंस्टेंस, इसका मैंने एंड पॉइंट उठाया और इसके एंड पॉइंट और आईपी से मैंने, ठीक है, अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इसका जो वो होता है यूज़र होता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र, जब आप इसकी कनेक्शन करने जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताता है EC2 यूज़र के साथ ये कनेक्शन बन रहा है। ये EC2 यूज़र कनेक्ट होता है और फिर इसकी अपनी कमांड्स हैं, ठीक है, ये लिनक्स का अपना वर्जन है, तो इसमें आपको नैनो वगैरह जो है इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड होता है। आप किसी भी एक फाइल को पकड़ के उसको खोल सकते हैं वहाँ पे और आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आपके पास बेसिकली इसमें एक जो यूज़र होता है, जिस तरह विंडोज़ में C ड्राइव में यूज़र्स होते हैं, इसी तरह ये यूज़र्स जो है ना यहाँ पे, ठीक है, वो उसके आप पाथ में आए हुए हैं। इसमें मैंने एक मैक API के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर फिर मैंने डेटा लाया। ये केस सेंसिटिव है, ज़रा सी भी चेंज करें तो काम ख़राब हो जाता है। इसके अंदर मेरा ये डेटा पड़ा हुआ है। मेरा डेटा ये है कि मेरी कंपोज की फ़ाइल सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इसके अंदर मेरी जिप फाइल मैंने एक्चुअल जो API थी वो लाई है और उसको एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मेरा वो कोड है जो बिल्ड होता है, इसके अंदर मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो बिल्ड होता है, जो मेरे विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट है, इसी को मैं बिल्ड करता हूँ। तो आप इसमें से नैनो करके किसी भी फाइल को पकड़ के ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर जब आप एस्केप दबाएंगे, ठीक है, तो वो आपको वाई पूछेगा कि यस और नो सेव करना चाहते हैं। वाई करके इसमें आप डेटा सेव कर लें, ठीक है, और कंट्रोल A करें या शिफ्ट के साथ पूरे का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और फिर उसको कंट्रोल K के साथ डिलीट कर सकते हैं आप। वरना बड़ा मुश्किल है इसमें चीज़ों को मैनेज करना। और जो मेन इसमें कमांड्स हैं वो डॉकर की कंपोज की कमांड्स हैं। डॉकर कंपोज बिल्ड की कमांड है। अगर आप बिल्ड करेंगे डॉकर कंपोज के साथ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप करने के साथ जैसे कि डॉकर कंपोज और साथ में आप यहाँ पे और बिल्ड है, ये करेंगे तो आपके पास जितने भी आपके इमेजेस हैं वो दोबारा से रीबिल्ड होंगे, उनके कंटेनर्स बन जाएंगे और फिर वो अप हो जाएंगे। तो ये कमांड बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो। सिंपल डॉकर कंपोज अप जो है ना, वो कमांड यूज़ करने से ना आपके प्रोजेक्ट जो हैं इस तरह से बिल्ड होके दोबारा से वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होंगे और काम ख़राब हो जाएगा। वैसे डॉकर कंपोज डाउन करेंगे तो आपके जो चलते हुए इमेजेस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, फिर आप डॉकर कंपोज बिल्ड कर सकते हैं और अलग से भी डॉकर कंपोज बिल्ड और डॉकर कंपोज आप कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे ज़्यादा सूटेबल कमांड लगी, इसी की बेस पे मैंने सारा को डिप्लॉयमेंट की है, इसी की बेस पे काम चला आगे सारा। तो डॉकर की कंपोज की जो वो राइट फाइल है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी करनी पड़ी। HTTP वो मान नहीं रहा था इस तरह से, इतनी सादे तरीके से, ठीक है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई, ठीक है। पोर्ट 80 जो थी इसकी जो रिडायरेक्शन थी उसको करने में मसला आया कुछ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे 8081 पोर्ट आई होती है, तो फिर ये अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैंने इसको पोर्ट 80 किया। HTTPS को डिसेबल किया, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है, ठीक है, ये HTTP इसको ना, ठीक है, डिसेबल करने के लिए, यानी फोर्सफुली वो ना चले। इसी तरह अगर आप चलाएंगे, ठीक है, तो फिर लोकल टैब के सर्टिफिकेट्स और उनका इशू आएगा, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो फ्रंट एंड पे क्लाउड फ्रंट आपकी HTTP यानी SSL की टर्मिनेशन कर रहा है, वो खुद कनेक्ट होता है इसके साथ HTTP की पोर्ट पे, तो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी। तो बल ये वो बेसिक फाइल है, ठीक है, जिसमें मैंने एक पोस्टरिज का एक वो डेटाबेस है वो बना रखा है, ठीक है, और खैर अभी इसकी
क्रेडेंशियल्स भी सामने आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई इतना ख़ास डेटा है भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा फिक्र भी नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। बस आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, डोमेन नेम परचेज करके रखें, ठीक है। और अगर वो आपके पास है तो आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी के साथ बिल्ड भी कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि आप एक रजिस्ट्री के ऊपर अपने डॉकर के इमेज को पोस्ट करें, फिर उसको यहाँ पे डाउनलोड करें और ब्ला ब्ला ब्ला, मैं गिट के भी चक्कर में नहीं पड़ा। गिट का कनेक्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं कि गिट से कोड उठा लें, वो एक अलग वो रेंट था, ठीक है। तो बस सिंपली मैंने वो किया। डेटा आपको अगर ट्रांसफ़र करना है अपने सिस्टम से यहाँ पे, तो उसके लिए आपके पास ना OT जो होता है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है, OT जैन, ठीक है। तो मैंने भी इससे ना एक सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करवाया, और फिर वो जो पार्टिकुलर सर्टिफिकेट था मेरा, ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया। इसमें एक और भी मसला मुझे आया था ऐप डेटा के हवाले से। जो ASP.NET कोर की ऐप्स होती हैं, उसकी जो डॉकर कंपोज है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक वेरिएबल यूज़ होता है ऐप डेटा का, और ये बड़ा मसला पैदा करता है। तो इस मसले को हल करने के लिए भी मैंने एक .env की फ़ाइल जो है वो रूट में बनाई थी, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पड़ा होता है। वहीं पे ना आप जहाँ डॉकर कंपोज की फ़ाइल आपकी पड़ी होती है, वहीं पे आपको एक .env की फ़ाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। और इस env की फ़ाइल के अंदर आपको जो आपका ऐप डेटा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो डालनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ये वैल्यू डाली हुई है कि मेरा जो होम का फोल्डर है उसमें EC2 यूज़र है, ये होम स्लैश EC2 यूज़र तो आ ही जाता है। इसमें एक फ़ोल्डर बना दो ऐप और उसको डेटा का, और जो मेरा वॉल्यूम शॉल्यूम है, ठीक है, तो वो सारा जाके उसी के अंदर सेव कर लो। तो वो भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अगर मैं DIR करूँगा, लिस्टिंग करूँगा डायरेक्टरी की, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। CD आप DIR करते हैं तो ये ऐप_डेटा का ये फोल्डर पड़ा हुआ, उसी के अंदर मेरी चीज़ें आके जो वॉल्यूम है इसका वो डेटा शेटा सेव होता रहता है। तो यही चीज़ें हैं जो असल में कनेक्शन बनाना जो है वो आपके पास, अगर आप अपने सर्वर से कनेक्शन ना बनाना चाहें अपने लोकल सिस्टम से सर्वर तक, और ये सर्टिफिकेट वगैरह यूज़ ना करना चाहें, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। गिट का एक अकाउंट है, गिट की एक रिपोजिटरी है, वो यहाँ पे क्लोन कर लें, ठीक है। और फिर उस रिपोजिटरी की जो चेंजेस हैं वो आपके पास आती रहेंगी। जब भी आप रिपोजिटरी में डेटा वगैरह पुश करते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यही है सारा कुछ, इसी से ही एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है, ठीक है, मेरे पास, और ये चल भी रही है जी।